Hello, dear students. Today we again continue thermodynamics. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी बेटा अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से आगे. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज साइक्लिक एज वेल एज पॉलीप्रोटिक प्रोसेस. तो हम देखेंगे क्या है साइक्लिक प्रोसेस, वहाँ हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे आज. देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक हेडिंग लिखी है यहाँ पे पॉलीप्रोटिक प्रोसेस. पहले इसकी बात करते हैं, फिर हम आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे. फर्स्ट वन इज व्हाट? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस. सो व्हाट एक्चुअली इट इज? इट इज व्हाट? इट इज वी से कि जनरल फॉर्म ऑफ various process. एक्चुअली इस पे क्वेश्चन पूछा गया जेई में. सो मैंने लिखा कि व्हाट इज पॉलीप्रोटिक प्रोसेस. एक्चुअली इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ वेरियस प्रोसेस. क्या मतलब है इसका? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो हम बात करें, जैसे जो कार इंजन्स होते हैं वो परफेक्टली ना तो एडियाबैटिक होते हैं ना परफेक्टली आइसोथर्मल होते हैं. दे आर व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस. तो ऐसे प्रोसेस जो है वो, या आप कह लीजिए जो कार इंजन है वो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, जहां पर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 100% एडियाबैटिक है, 100% आइसोथर्मल है. सो ऐसे नाम से मालूम पड़ रहा है, इट इज व्हाट? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस. सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म? हमने समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, जहां बहुत सारे प्रोसेस आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हो, और इट इज अ सिंपल वी कैन से जनरल फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस. बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई प्रोसेस इस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज PV की पावर n equal to constant. If any process follow this equation, we can say it is a polyprotic process. आपने ऐसी इक्वेशन देखी होगी, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. हमने देखा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में. ये सुनो, थोड़ा सा फर्क यहाँ पे, हमने उस गामा को हमने यहाँ से n से रिप्लेस किया है, जहां पर ये जो n का वैल्यू है ये आपका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हो सकता है, और इस n को हम लोग पॉलीप्रोटिक इंडेक्स भी बोलते हैं. दिस इज व्हाट? पॉलीप्रोटिक इंडेक्स. एक बात ये, जैसा कि हम लोगों ने अगर इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें, उसको हम डिफरेंशिएट करें ताकि हम स्लोप की बात कर सके. वो चीज देखिए आप लोग, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं जैसे हमने पहले भी किया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल में, वहां गामा था n की जगह. तुम देखते हैं, एक बार हम p को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार हम v को कांस्टेंट रखेंगे. सो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो इट इज लुक लाइक दिस, n-1 dv प्लस, और v से v की पावर n और ये dp इक्वल टू 0. इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है कि dp अपॉन dv इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ p बाय v, n टाइम्स ऑफ p बाय v. एंड वी नो इट इज व्हाट? स्लोप. इट इज व्हाट? स्लोप. जितना n का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही स्लोप आपका स्टीपर होगा. सेम बात मैंने रखी थी जब हमने बात करी थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में. मैंने वहां कहा था जितना गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही ग्राफ आपका स्टीपर बनेगा p और v के बीच में प्लॉट की. तो जैसे मान लीजिए, सपोज को हम कहें कि ग्राफिकल फॉर्म में इसकी बात करें, सो अगर मैं p और v में ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिए अगर हम लोग n का वैल्यू 0 पुट कर दें, p और v के ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा? इट इज लाइक दिस. यस और नो? इट इज व्हाट? इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस. देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा फिर से, बिकॉज ये हम लोग सब बातें पहले कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए. दिस इज व्हाट? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस. अगर मान लो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दें, सपोज करो, तो यही स्लोप आपका बन जाएगा dp बाई dv इक्वल टू -p बाई v. ये आपका स्लोप बनता किसके लिए? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. तो कैसा कुछ बनेगा आपका? इस तरह से कुछ हो जाएगा. यस और नो? ठीक है. दिस व्हाट? n इक्वल टू 1. ये आपका फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. जैसे जैसे आप n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ आपका ज्यादा स्टीपर होता जाएगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस. वही मान लीजिए अगर मैं इस n के वैल्यू को
गामा के बराबर कर दूं, and obviously we know it is for what, isothermal reversible process, sorry adiabatic reversible process। and obviously हम लोग ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रिवर्सिबल के लिए ही बात कर रहे हैं। सो आपका ग्राफ थोड़ा और ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ एन का वैल्यू किसके बराबर हो गया आपका, गामा। अब अगर मान लो मैं एन का वैल्यू इन्फिनिटी प्लॉट कर दूं, आप लोग एन का वैल्यू इन्फिनिटी प्लॉट कर दें, तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, इट इज द मैक्सिमम स्टीपर, इस तरह का। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर एन इन्फिनिटी, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये जो हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे यहाँ पर, दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, जहां हम ये नहीं कह पाते कि कोई एक प्रोसेस परफेक्टली, जो प्रोसेस है परफेक्टली, या कोई हमने कार इंजन की बात करी थी, वो ना तो परफेक्टली एडियाबैटिक होता है ना परफेक्टली आइसोथर्मल होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस का सम अप होता है। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली एक तो ग्राफिकल अप्रोच आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं पॉलीप्रोटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कौन सा ग्राफ आपका आइसोथर्मल के लिए होगा, कौन सा आपका इसे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा, और कौन सा आपका आप कह सकते हैं कि आइसोबैरिक के लिए। जितना ज्यादा आप एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ आपका उतना ज्यादा स्टीपर होता जाएगा। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, आप ये कह लीजिए कि एक तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक की मान लो जो हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जहाँ हम लोग रियल गैस की बात करते हैं, वहाँ हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो भी काफी हद तक इसी पर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ आपको, एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर इसको मैं रब करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो गैसेस की बात करते हैं, एक गैस लोग मान लेते हैं ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक सॉरी, और बी गैस आपके हम लोग मान लेते हैं डायटोमिक गैस है। हम इनके लिए कर्व प्लॉट कर रहे हैं पी और वी के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि भाई गामा ऑफ ए इज व्हाट ग्रेटर देन गामा ऑफ बी, यस और नो। हम जानते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस का गामा मैक्सिमम होता है, इट इज 1.66, फिर वो कम होता है डायटोमिक, फिर ट्राइएटोमिक एंड सो ऑन, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, जिसका गामा ज्यादा होगा, जिसका गामा ज्यादा होगा उसका कर्व क्या होगा, ज्यादा स्टीपर होगा। तो अगर मैं कर्व प्लॉट करूं तो देखिए आप लोग कैसा बचता है वो, दैट इज व्हाट, अगर हम पी और वी को प्लॉट करें यहाँ पर तो हम क्या कह सकते हैं, ये दो कर्व मान लीजिए। अब हमने क्या कहा भाई, जिसका गामा ज्यादा उसके केस में आप क्या कह सकते हैं, स्टीपनेस ज्यादा। हम लोग जानते हैं कि मोनोएटॉमिक के केस में गामा क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो ये जो कर्व होगा आपका, ये ए गैस दैट इज मोनोएटॉमिक, ये आपका बी गैस। इसको आप ऐसा भी कहते हैं जो आपने देखा होगा रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ से मतलब मेरा, अगर आपने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये आप कह सकते हैं हीलियम गैस का है, ये आपका H2 गैस का है, यस और नो, यस और नो। याद आया कुछ आपको? तो ये हमने बातें करी थी जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। तो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस का जो एक तो ग्राफिकल यूज है वो आप ये कह सकते हैं। एक जो न्यूमेरिकल पार्ट में जो डिस्कस करेंगे हम लोग, जो जेईई हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। एक बार आप उसको उतारिए, फिर आगे बात करता हूँ फटाफट से प्लीज। तो बेटा आप लोग फॉर्मूलाज की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए चूंकि हम लोग यहाँ रिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग एनसीपी डेल्टा टी, एंड डेल्टा यू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी। हम बात करते हैं वर्क डन की, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू क्या होगा हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, स्पेशली जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर होते हैं, तो इससे आप पी डॉट डीवी भी लिख सकते हैं। और एक्चुअली ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सेम यहाँ पहले बात कर चुके हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो मैं डायरेक्टली आपको वर्क डन का फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2, और ये आपका N-1। N इज व्हाट, पॉलीप्रोटिक इंडेक्स। इसी को फिर हम लोग वैसे भी लिखते हैं जो हमने सेम किया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, दैट इज NR डेल्टा T, NR डेल्टा T दैट इज T2 माइनस T1, और आपका N-1। हाँ रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला है ये n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 1 है तो हमने देखा इट इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो वहां पर जो वर्क डन आप यूज करेंगे इट इज व्हाट माइनस nRT ln V2 बाय V1, nRT ln V2 बाय V1। ये अपनी बात हो गई। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आप क्वेश्चंस देखेंगे जब हम बात करेंगे आपको ये यूज करना होगा वहां पे। और एक अगर हम लोग बात करें फॉर व्हाट वी से फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एक्चुअली अगर आप जेई के पेपर देखेंगे उठा के प्रीवियस ईयर्स के, तो इस टॉपिक पे 2 या 3 बार क्वेश्चन ही पूछे गए, बट डेफिनेटली पूछे गए तो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं डायरेक्टली साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट करता, बट जस्ट 5 मिनट लगेंगे हमें, फिर हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं। सो फॉर मोलर हीट कैपेसिटी वी सिंपली नो दैट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू वी कैन सिंपली से। सो अगर मैं यहां से क्यू लिखूं तो क्यू इज व्हाट डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो इसको फर्दर हम ले जाएं तो क्यू का आप लिख सकते हैं बेटा कि एन सी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज व्हाट एन सी वी डेल्टा टी, और डब्ल्यू आपका सिंपली से इट इज व्हाट माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस 1। ये अपने जो यहाँ लिखा है पुट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एन से एन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए आप लोग, वी सिंपली से इट इज सी इक्वल टू सी वी माइनस आर अपॉन एन माइनस 1। तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला। तो बेसिकली पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट एक्चुअली इट इज, क्या है ये। और जैसे कि मैंने बात रखी थी कि व्हाट वी से जो कार इंजन्स हैं वो 100% एडियाबैटिक या आइसोथर्मल नहीं होते हैं, दे आर व्हाट दे फॉलो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। इस चीज़ को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एंट्रोपी, जब हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल की, वहाँ बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि कार इंजन 100% एडियाबैटिक या आइसोथर्मल नहीं है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, और 2 आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यस सुनो, यस सुनो। चलो तो अब मूव करते हैं हम लोग टुवर्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए बेटा, सो वी टॉक अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। अब एक बार यहाँ बात बोलना चाहूंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर जे एडवांस, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 24 जे एडवांस का, 23 जे एडवांस का, तो आपको जे एडवांस में क्वेश्चन मिलेगा, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए तो पहले हम छोटा स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि सपोज कीजिए एक प्रोसेस इस तरह से कुछ हो रहा है, ए से बी आपका ये, और मैंने कहा कि बी से सी। मान लीजिए प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है, ए से बी फर्स्ट स्टेप है, बी से सी सेकंड स्टेप है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी से इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, दिस इज व्हाट मल्टी स्टेप प्रोसेस। एग्री, दिस इज व्हाट मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये बात होगी हमारी। अब इसके बाद आप समझिए कि अगर मान लो मुझे यहाँ डेल्टा एच निकालना है टोटल, एक तो ये बात कह रहा हूं मैं, और एक अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है टोटल। ये बात समझिएगा, डेल्टा एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी दे बोथ आर स्टेट फंक्शन। तो मैं ये बात क्यों रख रहा हूं, अब आप डेल्टा टोटल निकाल रहे हैं, अगर आप वो ऐसे निकालते हैं डेल्टा एच ए से बी प्लस डेल्टा एच बी से सी, ऐसे निकालें तब भी वो डेल्टा एच टोटल के बराबर होगा। और यदि आप ऐसे निकालते हैं डेल्टा एच डायरेक्टली ए से सी का, एक तो आप ए से बी फिर बी से सी दोनों को ऐड कर दें तो डेल्टा एच टोटल आ जाएगा। एक आप ए से सी डायरेक्टली निकाल ले तब भी डेल्टा टोटल आ जाएगा। चूंकि ये स्टेट फंक्शन है तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कौन सा पाथ ऑप्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, सो सिमिलरली हम यहाँ पे डेल्टा यू के लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा यू ए से बी प्लस डेल्टा यू बी से सी इक्वल टू डेल्टा यू ए से सी। ये बात ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग वर्क के लिए नहीं लगा सकते। व्हाई? बिकॉज वर्क इज ए पाथ फंक्शन। इसका मतलब कि अगर मुझे W टोटल निकालना, अगर मुझे, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि W में निकाल लूं A से B प्लस W में निकाल लूं B से C। मतलब कि आप ऐसे वर्डन निकाल रहे हैं इस प्रोसेस का, फिर इस प्रोसेस का, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं W टोटल। और अगर मैं ऐसे निकालता हूं कि W डायरेक्टली फ्रॉम A टू C, तो ये वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगी, ये आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। बिकॉज वी नो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वो डेफिनेटली पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं या कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप यूज कर रहे हैं, उस पर डेफिनेटली आपका जो वर्क डन है वो टोटली डिपेंड करेगा ही करेगा। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आपको।
तो ये मैंने बात रखी। तो ए से बी एक प्रोसेस, बी से सी आपका सेकंड प्रोसेस, और यही मैं बात कहूं कि सपोज करो वापस सी से डी एक अगला प्रोसेस आपका, और डी से एक आपका फिर से अगला प्रोसेस। मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस हम वहीं पहुंच जाए, मतलब कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम हो जाए किसी प्रोसेस के दौरान या मल्टी स्टेप प्रोसेस के दौरान, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज व्हाट साइक्लिक प्रोसेस। इज व्हाट साइक्लिक प्रोसेस। ये समझेंगे, मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको कि ए से बी से सी आपका मल्टी स्टेप था, बट अगर मैं ए से बी से सी से डी ए वापस ए तक पहुंच जाऊं, मतलब इनिशियल स्टेट वापस पहुंच जाए, तो ये मल्टी स्टेप होगा। जरूरी नहीं कि 4 स्टेप हो, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि पहले ए से बी, फिर बी से सी और सी से ए, ये भी आपका साइक्लिक प्रोसेस ही काउंट होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इज व्हाट कि जहां इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, जहां इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। इसके हम डेफिनेशन लिखेंगे, एक बार आप फटाफट से उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोग बात करते हैं अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। सो हम क्या लिखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a process where change in state function is zero। ठीक है भाई, कि स्टेट फंक्शन में चेंज जीरो होगा। ऑब्वियसली मैं बताया कि जब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन आपका जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई डेल्टा एच जीरो हो सकता है, डेल्टा यू जीरो हो सकता है, डेल्टा एस जीरो हो सकता है, डेल्टा टी जीरो हो सकता है। हम लोगों ने फिलहाल अभी एंट्रोपी की बात नहीं करी, पर ध्यान रखें एंट्रोपी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इक्वल टू जीरो हो सकता है। साथ में डायग्राम बना लें, मैं पी और यू को ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। सो ए से बी से सी से डी और वापस डी से ए, ऐसा कुछ आपका है। दैट इज ए टू बी टू सी टू डी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कहा कि डेल्टा एच तो जीरो है, बट डी टी कांट बी जीरो, जरूरी नहीं है। इट कांट बी जीरो। वाई? तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट तो सेम हो सकती है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट तो सेम होगी, बट जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस या बिटवीन द प्रोसेस वो जरूरी नहीं कि 100% आइसोथर्मल हो। मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप ऐसा लिखिए कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट तो सेम है, वो ठीक है, बट जब प्रोसेस हो रहा है उस समय मान लीजिए कोई स्टेप आइसोथर्मल है, मान लीजिए कोई स्टेप एडियाबेटिक है, तो आप क्या करेंगे। इसलिए हम लोग जब dt की बात करते हैं वो जीरो नहीं होता है, बट आप डेल्टा एच डेल्टा टी इनको आप जीरो लिख सकते हैं। इसी पॉइंट को आप लिख लीजिए नोट बना के, दैट नोट बना लिखिए आप लोग ये पॉइंट। in cyclic process initial and final states are same. In cyclic process initial and final state are same, but in between bracket में during the process may be, during the process के बाद bracket close, process may be isothermal, adiabatic, etc. may be isothermal, adiabatic, etc. so फिर आप लिख लीजिए इसके बाद कि डेल्टा एच जीरो हो सकता है, डेल्टा टी जीरो हो सकता है, बट डी टी जीरो नहीं हो सकता, या आप कह लीजिए कि भाई डी एच जीरो नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांगली क्लियर होने चाहिए। या तो ये बात ठीक है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्क डन की। यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन की बात करते हो, समझिए एक बार आप लोग। देखिए मैं इन्हीं प्रोसेस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं। तुम देख पा रहे हैं कि ए बी में
ए बी, बी सी, सी डी और आपका डी। अब हमें ए बी दिख रहा है हमें क्लियर कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट इज एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन। चलो मैं वर्डन की बात कर रहा हूँ तो मैं हटा देता हूँ। इससे पहले ए बी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन वर्डन इज व्हाट, नेगेटिव। ये सुनो, वही अगर हम लोग सी डी की बात करेंगे, सी डी की बात करेंगे तो इट इज कॉम्प्रेशन। वॉल्यूम कम हो रहा है तो कॉम्प्रेशन हम लोग जानते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम दैट इज डब्ल्यू, हम लोग पॉजिटिव। ये सुनो, मैंने बीसी और एडी की बात क्यों नहीं करी, दोनों ही आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डब्ल्यू जीरो होगा। बीसी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप इसको चाहे तो इन पॉइंट को मिला लीजिए एक बार आप लोग। तो अगर मान लो इसको हम लोग वी फाइनल कहते हैं, इसको हम लोग वी इनिशियल कहते हैं, या बेटर रहेगा आप इसको वी ए वी बी कह दीजिए। इट इज व्हाट, वी ए वी बी। इसको वी ए मान लेते हैं हम लोग, इसको वी बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि बीसी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है, एडी के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है। पर चूंकि हम एक डायरेक्शन में बात करें तो हमेशा ऐसा बोलो बीसी प्रोसेस और फिर डीए प्रोसेस, दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्डन जीरो का, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं करी। अब तो बेसिकली वर्डन एक्सपेंशन कंप्रेशन की वजह से होगा। तो अगर मैं ए बी वाले वर्डन की बात करूं, वर्क डन फॉर ए बी प्रोसेस, तो यहाँ पर चीज समझिएगा। देखो अगर उसको मैं यूजिंग एरिया अंडर द कर्व समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका पूरा एरिया जो येलो लाइन से बना रहा हूं मैं, ये पूरा एरिया आपका। तो उसमें मैं कह रहा हूं येलो लाइन कह लीजिए आप या येलो डैश कह लीजिए, उससे हम लोग वर्क डन फॉर ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक्सपेंशन का है, और इसका वैल्यू आप कह लीजिए भाई नेगेटिव, ठीक है भाई। वही मैं बात करता हूं वर्क डन फॉर सी डी, जो कि आपका कंप्रेशन का वर्क है, वर्क डन फॉर सी डी। ऑब्वियसली कंप्रेशन है तो पॉजिटिव होगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू लाइन से, तो आप सीडी वाला देखेंगे तो ये ब्लू लाइन, यस और नो, दैट इज व्हाट, ब्लू डैश या ब्लू लाइन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ए बी के वर्डन की बात करता हूं तो ये पूरा येलो डैश इंक्लूडिंग ब्लू डैश ऑल्सो, या येलो लाइन इंक्लूडिंग ब्लू लाइन ऑल्सो। वही मैं बात कर रहा हूँ सी डी की, तो सिर्फ आपका ब्लू वाला एरिया जो है वो सी डी एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या मालूम पड़ता है मुझे कि अगर मुझे इस प्रोसेस के दौरान जो ये क्लॉकवाइज लिख रहे हैं हम लोग, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से जा रहे हैं, हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ मुझे डब्ल्यू नेट अगर निकालना है, मुझे डब्ल्यू नेट अगर निकालना है या ऐसा कह लीजिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका एरिया एनक्लोज्ड। कैसे, देखो वो होगा आपका एरिया एनक्लोज्ड। हम आते इस बात पे, कैसे सुनिए। देखिए येलो वाला पार्ट जो सी डी के नीचे आपको दिख रहा है और ये ब्लू लाइन वाला जो पार्ट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक तरफ तो एक्सपेंशन होगा एक तरफ कंप्रेशन होगा। तो यहाँ वाला वर्डन तो क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ वाला वर्डन हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। यस और नो, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ जो ये फिगर है, जो डायग्राम कह लीजिए आप, उसके अंदर जो एरिया एनक्लोज है सिर्फ वही नेट वर्क डन है। तो हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू नेट इज व्हाट, द एरिया एनक्लोज। अब साइन की बात करें तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अगर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में अगर लिया है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेटवर्क आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेटवर्क आपका नेगेटिव आएगा। भाई मैंने कैसे कहा कि इस क्लॉकवाइज में नेटवर्क पॉजिटिव आएगा, देखिए भाई पॉजिटिव वाला दैट इज ए से बी येलो लाइन का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, वही जो नेगेटिव कंप्रेशन वाला वर्क पर ये है। मैं फिर से करेक्ट करता हूँ, वर्क डन फॉर ए बी दैट इज एक्सपेंशन वर्क, नेगेटिव वर्क, ये येलो वाला एरिया ज्यादा है आपका। वही जब हम बात करें कंप्रेशन दैट इज डब्ल्यू पॉजिटिव, वो एरिया कम है, तो नेट हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, नेट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, गलत लिख दिया मैंने, नेट वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव और यहाँ आपको मिलेगा पॉजिटिव।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम क्लॉकवाइज साइक्लिक लूप की बात करेंगे, जो नेट वर्क डन आएगा आपका वो पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर आप इस प्रोसेस को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो आपका नेट वर्क डन जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। यस और नो? हाँ, अगर उसे मॉड की फॉर्म में लिखते हैं या सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू नेट इज व्हाट द एरिया एनक्लोज, व्हाट द एरिया एनक्लोज। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर। पहली बात, क्लॉकवाइज अगर आपको लूप दिखता है तो नेट वर्क डन इज व्हाट, नेगेटिव, वहां हमेशा एक्सपेंशन वाला पार्ट ज्यादा होगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको लूप दिखता है इस एग्जांपल में तो आपका नेट वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और हमेशा हम कैसे बोलेंगे, डब्ल्यू मैग्नीट्यूड इज व्हाट, या नेट वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है इज व्हाट, इट इज ऑलवेज एरिया एनक्लोज, इज व्हाट ऑलवेज एरिया एनक्लोज। यस और नो? ठीक है। अब एक बात आती है कि क्या साइक्लिक लूप में, साइक्लिक प्रोसेस में क्या वर्क डन जीरो हो सकता है? साइक्लिक लूप में या साइक्लिक प्रोसेस में क्या वर्क डन जीरो हो सकता है? उसकी हम बात करते हैं। आप उसको फटाफट उतारिए। देखिए बेटा, सो in a cyclic process or loop, does net work done be zero? क्या जीरो हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है ये। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, पी और वी। अब ऐसा मान लीजिए कि मैंने ठीक है, ये हम लेते हैं साइक्लिक लूप, और इस वाले के लिए हम लेते हैं तो ये आप देख रहे हैं व्हाइट वाली जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें हमने क्लॉकवाइज लूप लिया है और इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है। कंडीशन ये रखी है हमने कि इसका मान ले एरिया A1 है, इसका मान ले एरिया A2 है, यदि दोनों का एरिया बराबर है, दिस इज द कंडीशन, दोनों का एरिया बराबर है तो डब्ल्यू नेट इज व्हाट, जीरो। हाउ? बहुत सिंपल सा है। जब आपने एरिया इंक्लोज ही बराबर कर दिया दोनों का तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो फर्स्ट वाला इसको लूप वन बोल लीजिए, इसको लूप टू बोल लीजिए आप लोग। लूप वन की हम बात करें, हमने कहा कि लूप वन इज व्हाट, ये आपका देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, लूप वन आपका क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में हमने क्या कहा था, नेट वर्क डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूँ -x जूल। ठीक है, तो वही अगर मैं लूप टू की बात करूंगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आपका जो वर्क डन आएगा +x जूल आएगा। एरिया सेम है तो एरिया अंडर द कर्व सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या कहा कि अगर एक +x दूसरा -x होगा, एक +100 जूल है दूसरा -100 जूल होगा, तो ऑब्वियसली जो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, जीरो। एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। यस और नो? यस और नो? सो दिस इज व्हाट द साइक्लिक प्रोसेस। तो हमने बात करी कि व्हाट इज पॉलीपोटिक प्रोसेस, हमने बात करी व्हाट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप प्रोसेस में डेल्टा एच डेल्टा यू आप अलग अलग स्टेप पे निकालें या एक बार में निकालें, सेम वैल्यू आता है, बट वर्क डन के केस में बात नहीं होती। फिर हमने बात करी साइक्लिक प्रोसेस। हमने कहा साइक्लिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, हम ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा कि जहाँ पर जो स्टेट फंक्शन है या चेंज इन स्टेट फंक्शन है वो जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। हमने कहा कि डेल्टा एच जीरो हो सकता है, डेल्टा यू जीरो हो सकता है, डेल्टा टी जीरो हो सकता है, डेल्टा पी भी जीरो हो सकता है। आप डेल्टा एस एंट्रोपी की बात भी कर सकते हैं, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी की बात भी कर सकते हैं, जीरो हो सकता है। बट चूंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस या इन बिटवीन द प्रोसेस आपका प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, इसलिए डी टी डी पी वो जीरो नहीं होते हैं। यस और नो? और जब भी हम लोग बात करते हैं
कि हम कैसे जज करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में वर्डन कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारी फर्स्ट कोशिश रहती है हमारी कि हम पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रोसेस कौन सा है, और फिर हम देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व की हेल्प ली जाए या कोई और मेथड ऑप्ट किया जाए, उसकी हेल्प से हम वर्डन निकालते हैं। हमेशा जब भी आप बात करेंगे क्लॉकवाइज, आप जो नेटवर्क आएगा आपका W नेगेटिव साइन, आप एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे W हमेशा पॉजिटिव साइन। और इस तरह कुछ हो, ऐसा नहीं कि बेटा हमेशा कुछ भी दिख जाए, मैं ऐसा कोई डायग्राम दिख जाए, मान लो मैं कह दूँ इस तरह कुछ, और आप कहते हैं कि ये मान लो इस तरह से है, आप कहते हैं कि ऐसा है, तो आप बोलते हैं इसका एरिया अंडर द कर्व 0 को। नो, कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज व्हाट कि दोनों लूप का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए, एरिया शुड बी सेम, तब आप ये बात कर सकते हैं। तो ये हमने आज की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलीपोटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है जी मेन से लेकर एडवांस तक वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।